नमस्कार। मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। इसी शुभकामना के साथ शुरू करता हूं आज का सेशन। डिस्कशन कर रहे थे हम लोग पिछले सेशन में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन 3 भाग में डिवाइड है। पहला था 85 से लेकर के 1885 से लेकर के 1905 तक का, जिसके बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। दूसरा सेशन था 1905 से लेकर के 1919 तक का, उसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। और तीसरा जो सेशन है वो गांधी युग का है, यानी कि 1919 से लेकर के 1947 तक का। पहले सेशन में आप लोगों से डिस्कशन किया था कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन, मुख्य अधिवेशन थे, उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पीईटी में साफ साफ लिख दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये सेशन मिनिमम मेहनत के बाद मैक्सिमम नंबर आपको दिला रहा है। यानी कि आप पूरा का पूरा इतिहास पढ़ोगे, उससे 5 नंबर आएंगे, और केवल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे, उससे ही 5 नंबर आएंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट के तौर पे ये सेशन पूरा का पूरा है, जहाँ से आपको 5 नंबर का इम्पोर्टेंट मिल जाएगा उस क्वेश्चन। और पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कुछ भी छूटे ना। यानी राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप पढ़ करके जा रहे हो तो इसी सेशन से क्वेश्चन बने इसका, और इसके लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कराऊंगा। जब राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएंगे तो उसका लाइव सेशन लेके आऊँगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को भी आप मन से पढ़ोगे। पहला सेशन बताया, पहला जो युग बताया, उसमें मैंने बताया कि 1885 से लेकर के 1905 तक का दौर था। नरमवादी सम्मेलनों का दौरा चला कि लगातार अधिवेशन हुए। उसमें मैंने डिस्कशन भी किया था कि कांग्रेस एक याचना संस्था है, 3 दिनों का तमाशा है, इसके जो अधिवेशन है वो 3 दिनों का तमाशा है। तो ये सब चीज़ें जो थी, नरमवादी दौर था। लेकिन 1905 से लेकर के 1919 तक का जो समय चला, वो पूरा का पूरा गर्म दल का था, यानी गर्म पंथियों का था, यानी उग्रपंथियों का था। इस तरीके का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्यों ऐसी घटना हुई होगी। यानी कि नरमवादी विचारधारा के लोग और गर्मवादी विचारधारा के लोगों में गर्मवादी भारी क्यों पड़े होंगे, क्योंकि भारी वही पड़े होंगे जिनके साथ जनता ने भी सहानुभूति रखी होगी, जनता ने भी सहयोग किया होगा। तो क्यों ऐसी घटना, तो मेन जो घटनाएं हैं उनको मैं ईयर वाइज तैयार कराऊंगा। ईयर वाइज तैयार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो पहला जो सबसे बड़ी घटना आती है, हम शुरू करते हैं। बता दिया था मैंने यहाँ पे कि पहला सेशन चला था कहाँ से कहाँ तक, 1885 से 1905। ये पहला युग था, नरम दल का युग, या नरम विचारधारा या उदारवादी विचारधारा के लोगों को। दूसरा जो युग है वो 1905 से लेकर के 1919। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, उग्रवादी विचारधारा के लोग, उग्रपंथी लोग जो हैं वो दिखाई देंगे। और उसके बाद 1919 से लेकर के 1947 तक आपका गांधीवादी युग आ जाता है, या गांधी युग आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रभाव जो है भारतीय राजनीति, या कह सकते हैं कि विश्व राजनीति के ऊपर अकेले प्रभाव आ जाता है महात्मा गांधी जी का। तो इसलिए इसको गांधी युग का नाम दिया जाता है। ये 3 युग हैं आपके राष्ट्रीय आंदोलन में। यानी 1885 से चीज़ें शुरू होंगी और देश के आज़ादी तक राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा होगा। ये चीज़ आप देख लीजिए। अब आते हैं इस समय में, यानी हमारा आज का जो सेशन है वो 1905 से लेकर के 1919 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके ऊपर बेस्ड हमारा सेशन है। तो सबसे बड़ी घटना जिसने मजबूर कर दिया उग्रवादी विचारधारा को जन्म देने का, वो घटना थी आपकी बंगाल विभाजन की। जो सबसे बड़ी घटना भारतीय इतिहास की राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सबसे जो बड़ी घटना मानी जाती है वो है आपकी बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए कि क्यों इसकी पृष्ठभूमि बनी, तो जब बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे तो हमारे यहाँ पे लॉर्ड कर्जन साहब का समय था वो, और उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि क्यों बार बार इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, कि क्यों जनता जो है वो जागृत हो रही है, या जनता जो है वो आज़ादी की मांग कर रही है इस तरीके की। तो उन्होंने कारण बताया कि यहाँ पर धार्मिक रूप से भी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रांति का केंद्र बार बार बंगाल था,
तो उन्होंने दूसरी चीज़ कि बंगाल की आबादी भी आवश्यकता से ज़्यादा थी, बाकी सारे प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था बंगाल को। तो इसलिए डिसीजन लिया गया बंगाल को विभाजित करने का। कि आप देखोगे तो उस समय सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि किसने किया, तो नाम आएगा लॉर्ड कर्जन का। दूसरी चीज़ कि क्या आबादी थी उस समय, तो 7 करोड़ 80 लाख की आबादी थी उस समय बंगाल की। कारण क्या बताया गया, तो ज़्यादा आबादी से नियंत्रण स्थापित करना थोड़ा मुश्किल था, ये एक कारण बताया गया बंगाल विभाजन का। एक धार्मिक विभाजन भी इसको माना जाता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग करने का पहला प्रयास जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया वो बंगाल विभाजन ही था। फिर उसके बाद जब आप आगे आओगे तो इस तरीके का, तो बंगाल विभाजन के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे तो बंगाल को बांटा गया 2 भाग में। एक नाम दे दिया गया पूर्वी बंगाल और एक नाम दे दिया गया पश्चिम बंगाल। यानी बंगाल का 2 हिस्सा किया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर आप जब जाओगे तो 3 राज्यों का नाम आया, एक आपका बंगाल, एक आपका बिहार और एक आपका उड़ीसा। इनको काट करके बनाया गया पश्चिम बंगाल, जिसकी आबादी जो थी वो थी आपकी 5 करोड़ 40 लाख। यानी इस आबादी 7 करोड़ 80 लाख में से 5 करोड़ 40 लाख कुल आबादी थी, टोटल पॉपुलेशन थी किसकी, पश्चिम बंगाल की। और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि 4 करोड़ 20 लाख की जो आबादी थी पश्चिम बंगाल के भीतर वो हिंदुओं की थी, और बाकी जो बचे हुए थे 90 लाख वो जो थे वो आपकी मुस्लिम आबादी थी। यानी आप साफ साफ बंटवारे में देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, पश्चिम बंगाल में 4 करोड़ 20 लाख हिंदुओं की और 90 लाख जो है वो मुस्लिमों की। ये आपका पश्चिम बंगाल का सिनेरियो बनता है। जब पूर्वी बंगाल के अंदर आप आते हो तो पूर्वी बंगाल के अंदर 2, एक तो आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा आपका असम। असम को आप अलग पहले से ही मान सकते हो, क्योंकि असम जो था वो 1874 में ही अलग हो चुका था, लेकिन असम को भी पूर्वी बंगाल के अंदर जोड़ दिया गया। ये पूर्वी बंगाल का सिनेरियो बना। पूर्वी बंगाल की अगर आबादी की बात किया जाए तो 3 करोड़ 10 लाख आबादी थी पूर्वी बंगाल की। यानी ये टोटल पॉपुलेशन थी किसकी, पूर्वी बंगाल की। और इसमें से अगर संख्या हिंदुओं और मुस्लिमों की पूछ ली जाए तो 1 करोड़ 80 लाख जो थे ये आपके मुस्लिम थे, और अगर दूसरी बात किया जाए तो 1 करोड़ 20 लाख जो थे ये आपके हिंदू थे। यानी आप देख रहे हो कि सबको जोड़ जोड़ करके अलग अलग करके और इस तरीके से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को अलग अलग कर दिया गया। अब ये जो चर्चा उठी, अगर इसकी चर्चा की बात किया जाए कि बंगाल विभाजन की चर्चा जो उठी, तो चर्चा उठी थी आपकी 20 जुलाई से, सन वही रहेगा 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 की अगर बात किया जाए तो 7 अगस्त 1905 को यहीं पर घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी इसी क्रम में आता है। बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन की जो चर्चा होती है, तो कलकत्ता का एक मैदान है टाउन हॉल मैदान, उसी टाउन हॉल मैदान से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को होती है। और फाइनली जब आप देखते हो तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो है विभाजन हो जाता है। यानी कि बंगाल का विभाजन जो कहा गया वो माना गया, तारीख क्या थी, वो थी आपकी 16 अक्टूबर 1905। और 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर और तमाम इस तरीके के बड़े नेताओं का अगर नाम लिया जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इस तरीके के अब्दुल हसन, इस तरीके के बड़े बड़े नाम थे जो बंगाल विभाजन के विरोध में मुखर रूप से सामने आए। और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ,
मैत्री दिवस, एकता दिवस, जन एकता दिवस, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी उस दिन, और बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा था पूरे देश की राजनीति के ऊपर, पूरे देश की जनता के ऊपर, और जनता बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी लॉर्ड कर्जन के इस तरीके के अनाउंसमेंट से। तो ये बंगाल विभाजन का सिनेरियो, बंगाल विभाजन से श्योर है कि एक प्रश्न आएगा, याद रख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आप देख रहे हो कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रखी गई, मुस्लिमों की संख्या कम रखी गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाया गया। कुल आबादी 5 करोड़ 40 लाख थी। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम, असम चूंकि 1874 से ही अलग हो चुका था, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में 1874 लिख दिया असम के, तो 1874 में ही असम अलग हो चुका था। 3 करोड़ 10 लाख की कुल आबादी थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख हो गए आपके मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख हो गए आपके हिंदू, और इसको अलग अलग बांट दिया गया। इस तरीके से दोनों को विभाजित कर दिया गया। और कारण क्या बताया गया, तो बंगाल जो है वो क्रांति का केंद्र बन रहा है। बंगाल जो है वो धार्मिक आधार पर बहुत मजबूत है। हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ मिलकर के सामना कर रहे हैं विदेशी ताकतों का या ब्रिटिश ताकतों का। दूसरी घटना बताई गई कि बंगाल जो है बड़ा प्रांत है, उसकी आबादी ज़्यादा है, उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। तमाम इस तरीके का कारण बताते हुए बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। यही आपका बंगाल का विभाजन है। इसका रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट में आप कह सकते हो कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी इसी समय शुरू हुए। कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब आप देखोगे तो उसमें स्वदेशी अपना और विदेशी का बहिष्कार करो का नारा शुरू किया, और उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो था वो कॉलेज के विद्यार्थियों का था, स्कूल के विद्यार्थियों का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्वदेशी आंदोलन में विद्यार्थियों का ज़्यादा रहा। दुकानों के बाहर जाकर के खड़े हो जाते थे और दुकानदारों को ही मना करते थे कि विदेशी सामानों को न बेचिए, ग्राहकों को ही मना करते थे कि आप विदेशी सामान न खरीदिए। विदेशी सामानों की होलियाँ जलाई जाती थी, उनको जला दिया जाता था। इस तरीके से कारण क्या था, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के पीछे लॉजिक क्या था, तो लॉजिक ये था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पीछे कि ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार है या विदेशी चीज़ें जो भारतवर्ष में उस समय आती थी वो इंग्लैंड या ब्रिटेन से ही आती थी, और अगर हम उनके सामानों को न खरीदें, उनके सामानों को अगर न खरीदा जाए तो उस कंडीशन में इंग्लैंड को आर्थिक क्षति होगी, और आर्थिक क्षति होने के कारण वो करेगा क्या कि वो हमारी बातों को मानना शुरू कर देगा। स्वदेशी आंदोलन के पीछे ये लॉजिक था। हुआ क्या कि बहुत लंबे समय तक तो नहीं चला, अभी आगे मैं चलूंगा, क्योंकि उसके जो प्रमुख नेता थे स्वदेशी में, अगर स्वदेशी या बहिष्कार का अगर आप बड़े नेताओं का नाम लोगे तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा, लाला लाजपत राय का नाम आएगा, अरविंद घोष का नाम आएगा। इनका देन था कि इन्होंने पूरे देश में, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत तो हुई थी बंगाल से, लेकिन पूरे देश में प्रचार करने का 3 नाम आते हैं, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक। कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो महत्वपूर्ण भूमिका थी लाला लाजपत राय की, अरविंद घोष की और बाल गंगाधर तिलक की। बहुत लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इसका नुकसान हुआ, अंग्रेजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, और ये कहीं ना कहीं एक ये भी रिजल्ट निकल करके आया कि भारतीय जनता जो थी वो जागृत अवस्था में धीरे धीरे पहुंच रही थी। यानी कि जनता का भरपूर सहयोग इस तरीके के आंदोलनों में मिल रहा था, इसलिए इन आंदोलनों को सफल माना जाता है कि ये सफल आंदोलन थे। अब बंगाल विभाजन का रिजल्ट क्या था, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। लेकिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर नुकसान हुआ। जब 1905 में वाराणसी अधिवेशन होता है, यानी कि बनारस का जब अधिवेशन होता है, तो उस समय कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के दो धाराओं में टूटती है। 2 धाराओं में टूटने का मतलब कि विचारधाराएं जो है वहाँ पर टकराती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगला जब अधिवेशन होता है 1906 वाला, तो 1906 का जो अधिवेशन था उसको हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में भी चर्चा हुई कि नरम दल और गरम दल को अलग अलग किया जाए, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर जो मुखिया थे, पिछले क्लास में भी एक नाम चर्चा किया था, दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है और विवाद वहीं पर समाप्त हो जाता है। 2-3 अधिवेशन बता देता हूँ। पहला अधिवेशन 1905 कहाँ पे, वाराणसी। दूसरा अधिवेशन 1906 कहाँ, कलकत्ता। कारण भी बता दिया
कि 1905 में पहली बार क्यों इन अधिवेशनों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन अधिवेशनों पे डिस्कशन करने का कारण ये है कि इन अधिवेशनों में कांग्रेस में फूट दिखाई देना शुरू हुई कि कुछ भी लोग ऐसे थे जो स्वदेशी आंदोलन को केवल कलकत्ता तक ही या बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अब कुछ ऐसे लोग थे जो पूरे देश में, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नाम से ही लग जा रहा होगा कि गर्म विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे कि इस तरीके के आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हो, और जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे कि ये पूरे देश में न फैल करके केवल भारतवर्ष के केवल बंगाल के भीतर ही रह जाए। और यही रीजन था कि गरम दल और नरम दल धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, धीरे धीरे उनके विचारधारा में टकराव होना शुरू हुआ। पहला टकराव सामने आया वाराणसी में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। दूसरा टकराव फिर से हुआ 1906 में कलकत्ता में कि नरमवादी विचारधारा वाले होंगे कि गरमपंथी होंगे, लेकिन दादा भाई नौरोजी को वहाँ पर अध्यक्ष बना करके सारी की सारी चीज़ें खत्म कर दी गई, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक ऐसा नाम थे कि उनको अजात शत्रु माना जाता था कांग्रेस के भीतर। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि उनको दी गई थी कि सबसे ज़्यादा अनुभवी कौन है, सबसे ज़्यादा समझदार कौन है, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। तो इस तरीके से, लेकिन 1907 का जब अधिवेशन आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सूरत अधिवेशन, 1907 में नाम आता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था ताप्ती नदी के किनारे, ये पूछा गया प्रश्न है कई बार। तो सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। क्यों सूरत अधिवेशन को इतना डिटेल में हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने, क्योंकि सूरत अधिवेशन ऐसा था कि जहां पर कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का अलगाव हो गया। यानी ये ऐसा अधिवेशन था कि जहां पर विचारों के साथ साथ कांग्रेस खुल करके नरम दल और गरम दल के बीच में पूर्णतः विभाजित हो गई। किस अधिवेशन में? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जो ताप्ती नदी के किनारे था। दो नाम आते हैं, एक नाम आता है आपका कौन सा, गरम दल, जिसको हम कहते हैं कि उग्रवादी विचारधारा या उग्रपंथी विचारधारा, और दूसरा नाम आता है नरम दल, जिसको हम कहते हैं कि उदारवादी विचारधारा के लोग, या इस तरीके से। गरम दल जो था वो अपना मुखिया बनाना चाहता था, किसको? तो लाला लाजपत राय को। और नरम दल की बात किया जाए तो नरम दल अपना मुखिया बनाना चाहता था, किसको? तो वो थे रास बिहारी घोष। इन्हीं दोनों लोगों में चर्चा हुई कि लाला लाजपत राय बनेंगे कि रास बिहारी बोस बनेंगे, और यही से रीजन शुरू हुआ नरम दल और गरम दल में टकराव का। खुल करके विरोध कर दिया किसने? गरम दल वालों ने। नरम दल वाले जो थे उन्होंने अपना नेता, यानी कि फाइनली अध्यक्ष चुना गया, किसको? तो अध्यक्ष जो था वो चुना गया था आपका रास बिहारी घोष को। यानी नरम दल वालों की उदारवादी विचारधारा वाले जो थे वो कांग्रेस को संभाले रखे, और ये जो गरम दल के जितने भी जुड़े हुए नेता थे उन सारे नेताओं को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। नतीजा ये वाली गोल जो थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके के जितने भी गरम दल के, जो लाल बाल पाल आप पढ़ते होंगे किताबों में, तो इस तरीके के जो गरम विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों का पार्टी के अंदर से अस्तित्व जो है वो कम हो गया। तो यानी ये घटना हुई। यानी एक एक घटना एक एक चीज़ों से रिलेटेड है। पहले मैंने क्या बताया कि बंगाल विभाजन में क्या के विरोध में क्या हुआ, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर के कांग्रेस जो है वो टूटना शुरू हुई। पहला प्रयास 5 में वाराणसी अधिवेशन में, दूसरा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना करके मामला खत्म कर दिया गया। फाइनली कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई। और कहाँ पे? 1907 के सूरत अधिवेशन में, जो ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। गरम दल वाले लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, नरम दल वाले रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। फाइनली रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, और गरम दल वाले लोगों को 7 साल के लिए पार्टी के संवैधानिक नियमों से अलग कर दिया गया, यानी कोई बैठक में या किसी भी अधिवेशन में शामिल होने का इनका अधिकार नहीं हुआ। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी? तो अंग्रेजों की मंशा थी कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो आपस में टूट जाएं, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए, क्योंकि उस दौरान की एक घटना जो है वो बताती है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों में पहला अलगाव जो देखने को आया। क्योंकि इसके पहले आप जब 1857 पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी मुस्लिम थे और जितने भी हिंदू थे, क्योंकि नाम आता है आपका मुगलों का भी, कि मुगल के जो अंतिम शासक थे
बहादुर शाह जफर, नाम आता है झांसी की रानी का भी, तात्या टोपे का भी, इस तरीके के, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारा नहीं हुआ था, वो आंदोलन सबने मिलकर के लड़ा था। लेकिन इस आंदोलन में पहले अलगाव की खबर आई कब? तो वो खबर आई 1906 में। एक बड़ी घटना हुई, और वो बड़ी घटना क्या थी? तो वो थी मुस्लिम लीग। कि मुस्लिम लीग का जो गठन हो जाता है, यानी कि मुस्लिम जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, या मुस्लिम जो है वो अलग से अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ जाते हैं। तो ये पहली घटना हुई 1906 में मुस्लिम लीग की। कब की घटना है? तो ये घटना है 1 अक्टूबर 1906। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां, जो कि एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता माने जाते थे, तो आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का जो एक ग्रुप था, मुस्लिमों का जो एक समूह था, वो जाता है और मिलता है किससे? लॉर्ड मिंटो से। कहां पर? तो शिमला में। 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का जो समूह था, जो नेतृत्वकर्ता मुस्लिम थे, या जो बड़े राजनीतिज्ञ थे, मुस्लिमों का जो समूह था, वो जाकर के मिलता है किससे? लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो कौन? तो तत्कालीन वायसराय। जाकर के लॉर्ड मिंटो से मिलता है कहाँ पर? शिमला में। और मांग क्या करता है? तो मांग करता है कि स्थानीय निकाय हो, चाहे प्रांतीय निकाय हो, चाहे केंद्रीय परिषदें हैं, कहीं पर भी मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी। यानी उनकी मांग थी कि मुस्लिमों को एक अलग अधिकार दिया जाए। अब तक भारतवर्ष में इस तरीके की चर्चा नहीं हुई थी। पहला झंडा उठाया किसने? आगा खां ने। और उन्होंने मुस्लिमों के हितों की बात करते हुए सीधे कह दिया क्या? कि आप केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद या किसी भी स्थानीय परिषद के चुनाव के भीतर मुस्लिमों को अलग तरीके से निर्वाचन की रीति होगी। नतीजा क्या हुआ कि ये चीज़ जो थी लॉर्ड मिंटो ने मान भी ली। कब मान ली? तो 30 दिसंबर 1906 को ये चर्चा हुई, लॉर्ड मिंटो ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और यहीं पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। यानी कि मुस्लिम लीग का गठन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 30 दिसंबर 1906 को पहली बार मुलाकात करने आगा खां गए लॉर्ड मिंटो से। कब? तो 1 अक्टूबर को। नवाब सलीमुल्लाह ये थे कौन? तो नवाब लगा है। कहाँ के नवाब थे? ढाका के। और ढाका यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी जो थी ढाका, ढाका के जो वो थे नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह, इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। यानी कभी भी अगर आपसे मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, तो ढाका के नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह। लेकिन अगर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो होंगे वो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। यानी दो अलग अलग चीज़ें होंगी। दिमाग में रखिएगा कि अगर गठन किसने किया, पहली बात तो शुरुआत किसने की, तो आगा खां जा करके मिले किससे? तो लॉर्ड मिंटो से। कहाँ पर? तो शिमला में। कब मिले? तो 1 अक्टूबर 1906 को। और कहा क्या कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन पद्धति, मुस्लिमों को अलग व्यवस्था, प्रांतीय परिषदों में, केंद्रीय परिषदों में या स्थानीय परिषदों में अलग से लड़ने और मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाए। लॉर्ड मिंटो ने मान भी लिया। लॉर्ड मिंटो ने जैसे ही माना, तुरंत उसका रिजल्ट आया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के जो नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह, उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। यानी मुस्लिम लीग के गठन की तारीख अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप याद रखोगे कब? 30 दिसंबर 1906। तो संस्थापक अध्यक्ष किसको माना जाएगा? नवाब सलीमुल्लाह को। लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रथम अध्यक्ष आपके वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन आपके दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये आपका मुस्लिम लीग। फिर से याद दिला रहा हूँ, पहली घटना क्या हुई? तो पहली घटना हुई आपकी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के नतीजा क्या हुआ कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलनों की चर्चा हुई। आंदोलनों को लीड किया बहुत सारे नेताओं ने। लीड करने के बाद वो गरम दल और नरम दल में टूटने का कारण बना। फाइनली नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन के अंदर टूट भी गया। उसके बाद 1907 के बाद एक और घटना हुई कि जो बंगाल विभाजन का परिणाम, निगेटिव परिणाम आप कह सकते हो भारत के पक्ष में, कि जो ऋणात्मक उसका परिणाम भारत के ऊपर पड़ा, वो ये हुआ कि मुस्लिमों का एक गुट जो था वो आगा खां से जा कर के मिलता है
और आगा खां के नेतृत्व में जाके लॉर्ड मिंटो से मिलता है और उनसे अलग से निर्वाचन पद्धति और तमाम अधिकारों की मांग करता है। लॉर्ड मिंटो मान भी जाते हैं क्योंकि उनके लिए फायदेमंद था कि हिंदू और मुस्लिम जितना ज़्यादा विभाजित होगा, शासन करना और या आंदोलनों को दबाना उतना ही आसान होगा। नतीजा कि मुस्लिम लीग का गठन होता है कब? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को जब मुस्लिम लीग का गठन होता है तो किसने गठन किया? तो ढाका के नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह। तो संस्थापक अध्यक्ष माना जाएगा नवाब सलीमुल्लाह को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये आपका नॉर्मल फिनोमेना हो गया किसका? मुस्लिम लीग का। उसके बाद एक घटना मार्ले मिंटो सुधार, जिसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ कि मार्ले और मिंटो इन दोनों ने मिलकर के भारत में सुधार नियमों के बारे में चर्चा किया था और मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 को। उसके बारे में चर्चा जब आप पढ़ोगे, संविधान का जो इतिहास पढ़ाया है तो संविधान के इतिहास में इसके बारे में डिस्कशन किया है सेकेंड पार्ट में, तो उसको आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको डिस्कशन सारा मिल जाएगा। अगली जो घटना हुई वो थी आपकी दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 में। दिल्ली दरबार था क्या? तो दिल्ली दरबार आप कह सकते हो कि एक आयोजन था जिसमें लॉर्ड मिंटो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, जॉर्ज पंचम यानी कि ब्रिटेन के महाराजा और महारानी मैरी यानी उनकी पत्नी, ये दोनों जो थे वो आए हुए थे। यानी कि दिल्ली दरबार में कौन कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का आगमन कहाँ हुआ है? तो वो तो नाम से ही लग जा रहा है कि दिल्ली में जब दरबार सजा है तो दिल्ली में ही इन लोगों का आगमन हुआ। तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का आगमन हुआ। अब यहाँ पर भारतीय जो थे वो अपनी बातों को पहुँचाना चाहते थे। नतीजा कि भारतीयों का प्रतिनिधिमंडल मिला और उनसे चर्चा की कि भैया बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, कि बंगाल विभाजन को आप रद्द करिए, बंगाल विभाजन को रद्द करिए और फिर से बंगाल को जैसे था उसी तरीके से फिर से जोड़ दिया जाए। नतीजा क्या हुआ कि यहीं पर उनकी मांग पूरी भी हुई और बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द, यानी कि बंगाल के विभाजन का जो फैसला था उसको तोड़ दिया गया, रद्द कर दिया गया। कब की ये घटना थी? तो ये घटना थी 12 दिसंबर 1911, यानी कि दिल्ली दरबार की तारीख है। दिल्ली दरबार के दिन ही 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का जो फैसला किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस फैसले को रद्द कर दिया किसने? तो रद्द कर दिया जॉर्ज पंचम ने। उसके बाद क्या घटना होती है? लेकिन देखा गया कि अगर कलकत्ता को ही राजधानी अगर बनने दिया जाएगा तो कलकत्ता फिर से क्रांति का केंद्र हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता एक ऐसी जगह बन गई थी कि जहाँ पर पढ़े लिखे समृद्ध लोग, जमींदार टाइप के लोग, द्विभाषी लोग, इस तरीके के लोग जो आसानी से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों का समूह बहुत ज़्यादा हो गया था। नतीजा क्या हुआ कि कलकत्ता की जगह राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। दिल्ली को बनाया गया, कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया? तो ये घटना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1912, यानी अनाउंसमेंट तो सेम डे कर दिया गया। बंगाल विभाजन जिस दिन रद्द किया गया उसी दिन अनाउंसमेंट, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को लागू किया गया। और उसमें भी वही हुआ कि उड़ीसा और बिहार को को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को भी पूर्व की स्थिति में डाल दिया गया, यानी कि असम 1874 से ही अलग था, तो असम को पूर्व की स्थिति में डाल दिया गया। तो ये दिल्ली दरबार के आयोजन का रिजल्ट है। तो ये मेन चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में मैंने आज डिस्कशन किया है। बंगाल विभाजन का असर क्या था? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट आया कि कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, नरम दल और गरम दल। 1907 का सूरत अधिवेशन, उसमें डिस्कशन किया। उसके बाद बंगाल विभाजन का एक और रिजल्ट, मुस्लिम लीग का गठन। आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, नवाब सलीमुल्लाह जो हैं वो मुस्लिम लीग को बनाते हैं और पहला अध्यक्ष जो है वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन साहब को बना दिया जाता है। उसके बाद एक और घटना दिल्ली दरबार, जहाँ पर बंगाल विभाजन यानी बंगाल विभाजन को कराने से लेकर के और रद्द कराने तक का जो पूरा सेशन है वो आज यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद हो रही है कि आपको ये वीडियो पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और अपनी तैयारी लगातार आप करते रहिए। हम आपको हमेशा सहयोग करते रहेंगे, हमारी टीम आपको हमेशा सहयोग करती रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।